हेलो हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सुनील सर के साथ आप लोग वैसी सीरीज देख रहे हो। हमने ये है क्रिप्टो जो सीरीज है, 50 से ऊपर एपिसोड हो चुके हैं। डेली बेसिस पे आप सुनील सर की और मेरी कन्वर्सेशन को देख ही रहे हो। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो। काफी अच्छे उसमें उसमें जो व्यू से ज्यादा जो मेरे को एक चीज बहुत पसंद आ रही है कि 3 से 3,500 लोग हैं जिन्होंने 1 मिनट का भी वीडियो मिस नहीं किया है। ये अचीवमेंट है। व्यूज की बात अगर मैं करूं तो व्यूज बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है उस पे इस वक्त। लेकिन जो मेरे एनालिटिक्स बताते हैं कि जितने भी लोग हैं कंसिस्टेंट है। 50 वीडियो को बेयर मिनिमम उन्होंने इतने लंबे लंबे समय तक देखा है। एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। तो ये अच्छी चीज है क्योंकि क्लास के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100 स्टूडेंट की अगर क्लास होगी तो 100 के 100 अटेंटिव होंगे। लेकिन 20 से 25 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा आपकी एक एक चीज को ध्यान से सुनते हैं, नोट बनाते हैं। तो सर मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि उस सीरीज के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा। डेली शाम को 4 से 5 बजे के बीच में वो वीडियोस आते हैं। मेरी यही गुजारिश है, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी, ये है क्रिप्टो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। डला हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे पहले एपिसोड से अपने घर परिवार में आप शेयर कर सकते हो। जिनको भी क्रिप्टो देखना है, सीखना है, तो उनको ये कह सकते हो कि भाई इस सीरीज को देख लो तभी क्रिप्टो करना। दूसरी चीज जो आज काफी दिनों बाद सुनील सर के साथ फिर से एक डिस्कशन करने का मौका मिल रहा है। इस डिस्कशन में आज आपने ये सुना है कि ग्लोबली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसने बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बिल तो साइन नहीं किया है, या अभी अभी कोई ऐसा नहीं हो कि उसने आते ही कोई साइन कर दिया या उसने कुछ ऐसे बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बना दिया। लेकिन उसने कुछ ऐसे काम करे जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिटकॉइन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। यूएस डॉलर पे भी इम्पैक्ट होगा और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पे भी इम्पैक्ट होगा। सबसे बड़ी जो इस टाइम का जो टॉपिक है, जो दुनिया में जो एकदम जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को बदल के रखा हुआ है इस वक्त, वो है टैरिफ। क्या होता है टैरिफ? टैरिफ की जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात करी डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस डॉलर पे, अमेरिका पे, कनाडा पे, जो डेवलप्ड नेशन है उन पे, और इंडिया पे, कि हमारे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज, ये जो टैरिफ लगाने से जो यूएस डॉलर को जो स्ट्रेंथ मिल रही है, इसका क्या मतलब होगा, इसका दुनिया की करेंसीज पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिटकॉइन पे। देखिए अल्टीमेटली हम क्रिप्टो को जब करते हैं तो उसके ऊपर मैक्रो जो भी हमारी गतिविधियां हो रही हैं पूरी दुनिया में, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। डॉलर का इम्पैक्ट बिटकॉइन पे और क्रिप्टो पे डायरेक्टली पड़ता है। डॉलर के डॉलर की ज्यादा प्रिंटिंग से, डॉलर की कम प्रिंटिंग से, डॉलर के स्ट्रेंथ होने से, डॉलर के कमजोर होने से, इन सारी चीजों का क्रिप्टो पे, बिटकॉइन पे फर्क पड़ता है। तो यही कारण है कि आप लोगों का जो प्यार मिलता है इस चैनल को, वो यही मिलता है कि यही वो चैनल है जिस पे इस लेवल पे बात होती है। वरना बाकी क्या होता है कि ज्यादातर चैनल्स पे टू द मून, अमीर बनने की, रातों रात कायाकल्प होने की, ये बातें होती हैं। तो फिर से मुझे अच्छा लगता है कि सुनील सर ने अपना टाइम निकाला। तो सुनील सर वेलकम। और आज का जो शुरुआत में चाहता हूँ कि इस चीज़ से हम करें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत लोगों को उम्मीद थी कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बना देंगे, बुल रन आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि बुल रन क्यों नहीं आ रहा और ये अब खत्म हो गया, ये वो तो करेंगे ही। लेकिन फिलहाल शुरुआत इससे करते हैं कि जो टैरिफ वॉर है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी है पूरी दुनिया में, कैसे देखते हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को आप? पहले तो काशिफ बहुत बहुत शुक्रिया बिटिनिंग पर मुझे बुलाने के लिए। बिटिनिंग मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है और जिस तरह के सवाल आप पूछते हैं उन सवालों से मेरे अंदर भी उसके खूबसूरत जवाब पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जवाब को इंतज़ार होता है सवाल का और सवाल को जवाब होता हम्म, है इंतज़ार होता है जवाब का। तो ये वो अच्छा सा वो सर्कुलर सिस्टम हाँ। बन जाता है। अग्री। देखिए इससे पहले कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको 2-3 मोटे-मोटे ट्रेंड जो हो रहे हैं दुनिया में, जो अगले लगभग 10, 20, 30, 40 साल नहीं बदलेंगे, उन ट्रेंड्स को समझ लीजिए। अगर वो ट्रेंड्स आपको समझ में आ गए, तो आपको उसके बीच की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो आराम से समझ में आ जाएगी। ओके? तो पहली बात तो
डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है उसका ग्लोबल मैक्रो कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम ये बात समझ लें तो हमें काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसमें दो तीन मेजर ट्रेंड्स हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, पिछले 70-80 साल से जिस दुनिया में हम रह रहे थे, उस दुनिया को आप ग्लोबलाइजेशन की दुनिया बोल सकते हैं, जिसका लीडर था अमेरिका। ओके। शुरू में थोड़ा बहुत रशिया के साथ प्रॉब्लम थी, बट जब रशिया 1990 में खत्म हो गया तो मोरलेस इस दुनिया का अगर एकमात्र वर्चस्व किसी के पास था तो वो अमेरिका के पास था। दुनिया की जितनी भी सप्लाई चेन थी, दुनिया का जितना भी ट्रेड था, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनवॉइसिंग का रेफरेंस डॉलर में होता था, ग्लोबल सिक्योरिटी के लेवल पर अमेरिका ही माना जाता था, वगैरह वगैरह। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का पिछले 60-70 साल का एक वक्फा रहा है, जिसमें अमेरिका बेताज बादशाह रहा है, इस पीरियड का अब अंत हो रहा है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन अब इसके उलट डी ग्लोबलाइजेशन में तब्दील हो रही है। डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो काम ग्लोबल रिजर्व करेंसी के लेवल पर, यूरो डॉलर मार्केट के लेवल पर, सप्लाई चेन के लेवल पर, ग्लोबल सिक्योरिटी के लेवल पर अमेरिका करता था, अमेरिका ने उससे विड्रॉ करने का फैसला कर लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो फैसला पक्का हो गया है। पहला तो मोटा मोटा ये कि हम ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन के मॉडल में एंटर कर गए हैं। पहले दर्जनों देश थे, वो एक लीडर के अंदर आते थे, अमेरिका के अंदर आते थे। अब अमेरिका सेल्फिश हो गया है। अमेरिका कहता है मुझे अपनी चिंता करनी है, बाकी लोग जाए भाड़ में। तो ये है डी ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब दुनिया टूट रही है, स्प्लिंटरिंग हो रही है, हर कोई टूटेगा और उसका खमियाजा सबको भोगना पड़ेगा, बाकी देशों को भी और अमेरिका को भी। अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि मैं आज से स्वार्थी हूं। इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में राइज ऑफ नियो मर्केंटिलिज्म भी कहा जाता है। यानी कि जिसमें हर देश क्या करेगा, वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा और इंपोर्ट कम करेगा। हम्म। एक्सपोर्ट बढ़ा के वो फॉरेन वेल्थ अपने अंदर लेके आएगा, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे डॉलर में हो, चाहे वो बिटकॉइन में हो या किसी और क्रिप्टो मॉडल में हो। वो पहले सेल्फिश होके सोचेगा। सो अगर अमेरिका सेल्फिश हो रहा है तो चाइना भी सेल्फिश होगा, यूरोप भी सेल्फिश होगा, इंडिया भी सेल्फिश होगा, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सो राइज ऑफ नियो मर्केंटलिज्म या ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल सप्लाई चेन का रप्चर होना, ये सारी एक ही चीजें हैं। तो ये एक मेजर ट्रेंड शुरू हो चुका है और ये ट्रेंड अगले 50 साल चलेगा। एक तो ये बात पक्की है, इस बात को समझ लीजिए, फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू डी ग्लोबलाइजेशन। ये 60-70 साल पुराना जो हम्म। ट्रेंड है अब रिवर्स हो रहा है, नंबर वन। नंबर दो, जो डॉलर है, अगर आप पिछले 40 साल देखें तो जो 10 ईयर ट्रेरी बॉन्ड है, बेसिकली 10 ईयर ट्रेरी बॉन्ड क्या होता है? अमेरिका की सरकार दुनिया को कहती है कि हमें डॉलर का कर्जा उठाना है और दुनिया के लोग कहते हैं कि आप हमें डॉलर में कर्जा दो, हम आपको इसके ऊपर इतना ब्याज देंगे। अब पिछले 40 सालों से हो क्या रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यील्ड रेट कम होता था। जब यील्ड रेट कम होता है तो इसका मतलब है डॉलर की डिमांड ज्यादा है, बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है। और ये 40 साल चला। मतलब आप सोचिए कि पिछले 20 साल, 2000 से लेकर 2020 के बीच में ऐसे 15 साल थे जब हम्म। बॉन्ड रेट, यील्ड रेट नियर जीरो था। यानी कि दुनिया वाले आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको कर्जा देंगे, आप चाहे बदले में हमें 0% इंटरेस्ट दो तो भी देंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर के मुकाबले में बाकी दुनिया की करेंसियां कमजोर हो रही थी। तो अगर आपने, जैसे अगर आप 20 साल पीछे चले जाए तो आपने 45 रुपए पर इंडिया के किसी बैंक ने अमेरिका का बॉन्ड खरीद लिया, चाहे 0% है।
वो साल बाद इंडिया का रुपी डॉलर के मुकाबले में 45 से 55 चला गया, हम्म। तो उसको तो 20% का मुनाफा हो गया ना। हम्म। ठीक है, हाँ। हालांकि डॉलर यील्ड जीरो था, पर क्योंकि डेप्रिसिएशन हो गया इमर्जिंग मार्केट करेंसी का, तो इसलिए उनको लगा कि डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। ये 40 साल दुनिया का पैसा मूव करते करते अमेरिका की तरफ जा रहा था। ये ट्रेंड 2022 में आके खत्म हो गया हम्म। और अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन बढ़ गई। कितनी देर तक आप मजे लूट सकते हैं? तो अब क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते 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 5% के आसपास चला गया और यील्ड रेट भी बढ़ गया। तो अब यानी कि अमेरिका को अगर दुनिया से कर्जा लेना है तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा दुनिया वालों को। हम्म। अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो डेट कॉस्ट है वो बढ़ेगी। वो बढ़ने। ठीक है, और उसका एक उदाहरण ये है कि अमेरिका का जो ग्लोबल डेट है, वो गवर्नमेंट का जो डेट है वो लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर का है। 36 ट्रिलियन के ऊपर जो ब्याज वगैरह देना पड़ता है, अमेरिका का जो हम्म। बजट है उसमें इंटरेस्ट सेगमेंट जो है वो ऑलरेडी 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गया, जो उनके डिफेंस बजट से ज्यादा है। हम्म। इतिहास ये गवाह देता है कि जब भी किसी भी देश का डिफेंस बजट कम हो जाता है और ब्याज बजट ज्यादा हो जाता है, तो उस देश का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो अब जब ये चीज हो रही है तो अमेरिका ये सोच रहा है कि भाई मुझे दुनिया की अब चिंता नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपनी चिंता करनी है। हम्म। अब अगर अपनी चिंता करनी है तो वो क्या करे? तो जो दुनिया के पास बॉन्ड पड़े हुए हैं, वो तो दुनिया ने जो खरीदे हुए लगभग 30-32 ट्रिलियन में से 17 ट्रिलियन दुनिया वालों के पास है। तो यानी कि अमेरिका ने जो बनाया है वो दुनिया वालों ने पकड़ के रखा हुआ है। अब स्थिति ये है कि वो जो डेट है वो तो बढ़ता जाएगा, फ्यूचर डेट अमेरिका के पास अब कम आएगा, पर अमेरिका को पैसा तो चाहिए। हम्म। अगर बाहर वाले पैसा उधार नहीं देंगे तो फिर कैसे आप मिलेगा पैसा? तो एक ही तरीका है, बेईमानी करो, हफ्ता वसूली करो। तो अमेरिका ने कहा कि मैं आपसे हफ्ता वसूली करूंगा, तो उस हफ्ता वसूली का जो ट्रेंड है उसका नाम है टैरिफ वॉर। हम्म। अब दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है अमेरिका। अगर वो साल में 5 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, ठीक, 5 ट्रिलियन डॉलर, उसके ऊपर वो 20% अगर टैरिफ लगा दे, तो 1 ट्रिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा इनकम होगी। हम्म। एम आई राइट? हम्म। तो ये जो 1 ट्रिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा इनकम है, ये फॉरेनर्स की जेब से छीन रहा है वो। हम्म। ठीक, तो बेसिकली अब क्योंकि फॉरेनर्स हंसते हंसते अमेरिका को पैसे नहीं देंगे, इसलिए उनको अब रोते रोते पैसा देने पर मजबूर करने का नाम है टैरिफ वॉर। हम्म। अब सोचिए, इन्फोसिस है, टीसीएस है, और बहुत सारी इंडिया की कंपनियां हैं जिनके मेजर क्लाइंट्स ही अमेरिका में हैं। अगर ये क्लाइंट्स इनको धंधा देना बंद कर देंगे तो नए क्लाइंट्स कहां से पैदा होंगे? तो इनको वो 20% जो टैरिफ है वो देना हम्म। पड़ेगा। हालांकि टैरिफ जो होता है वो सरकार के खाते में सीधा नहीं जाता है, वो हम्म। वहां का जो इंपोर्टर होता है, जैसे चाइना ने एक्सपोर्ट किया, अमेरिका के किसी बंदे ने इंपोर्ट किया, तो अब या तो इंपोर्टर प्राइस को 20% कम कर दे, ठीक, या प्राइस को 20% बढ़ा दे, दोनों में से एक ही चीज होगी। हम्म। अब नेचुरली जब वो चीज होगी तो उसमें अमेरिका की जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो बढ़ जाएगी और हम्म। चाइना की कंपेटिटिव एडवांटेज घट जाएगी। तो ट्रंप चाहता है कि अब मैं इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंट हूं और अमेरिका के डोमेस्टिक हम्म। इकोनॉमी को मैं आगे बिल्ड करूं। तो उसके लिए बाहर के लोग अपना माल यहाँ ना बेच पाए या
बेचने में उनको दिक्कत आए, प्राइस बैरियर आए या वो सारी इश्यूज आए, तो इसलिए वो ये कर रहा है और ये अब अनस्टॉपेबल है। ये हुँ, अब अगले 20 साल चलने वाला ट्रेंड है। हाँ, तो यानी कि इसके दो हिस्से हैं कि वो अमेरिका को बचाना चाहता है और बाकी दुनिया से हफ्ता वसूली कर रहा है, जिसको हम टैरिफ वॉर बोल रहे हैं। एम आई राइट? ये दूसरा ट्रेंड आपको समझ में आ गया। हुँ, हुँ, अब इसी के अंदर जहां से मैंने बात शुरू की कि अगर अमेरिका की डेट कॉस्ट बढ़ रही है और डेट कॉस्ट के लिए उसको पैसा चाहिए, तो पैसा अगर वो प्यार से नहीं हासिल करेगा तो ये हुँ, हफ्ता वसूली से हासिल करेगा। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे करके डाउन जाएगी। तो अब अमेरिका दुनिया को मजबूर कर रहा है कि वो डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी स्टेटस मानने से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनकार कर दे। हुँ, अब ये तीन ट्रेंड हो गए। पहला, ग्लोबलाइजेशन से डीग्लोबलाइजेशन, प्यार से पैसा निकलवाने की बजाय हफ्ता वसूली मॉडल से पैसा निकलवाना, और तीसरा, ग्लोबल रिजर्व करेंसी स्टेटस जो है उससे धीरे धीरे करके अमेरिका का डाउनफॉल। ये तीन इरिवर्सिबल ट्रेंड हैं जो शुरू हो चुके हैं, और ये अगले 20, 30, 40, 50 साल चलने वाले हैं। हुँ। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जिसकी भी ज़्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका पे, जिस देश की भी, उसकी तो बैंड बजेगी। अगर कोई अमेरिका सबकी को वाट लग ज़्यादा गई। उसकी वाट लग गई क्योंकि अगर मेक्सिको, कनाडा, सबकी वाट लग गई। हाँ, अगर आपके एक्सपोर्ट अमेरिका सेंट्रिक थे, राइट? तो उसमें डेफ़िनिटली यू नो दोज़ नेशंस आर इन ट्रबल। हमने देखा कनाडा को एकदम घुटने टेकते हुए देखा, हमने मेक्सिको को घुटने टेकते हुए देखा। चाइना को फ़र्क नहीं पड़ा, चाइना ने पूरे ग्लोबली ट्रेड को अपना बढ़ाया। कहीं न कहीं चाइना ने ये आते हुए देख ली थी चीज़। चाइना जबकि चाहता तो वो भी अमेरिका सेंट्रिक एक इम्पोर्ट को बढ़ावा दे सकता था, लेकिन चाइना ने सबको एक्सपोर्ट किया। चाइना ने इंडिया को भी एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना अफ्रीका को बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना रशिया को कर रहा है, चाइना यूरोप में कर रहा है। आई थिंक चाइना की डिपेंडेंस जो थी वो अमेरिका पे कम रही जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। एक चीज़ तो क्लियर है सर कि इससे यूएस डॉलर को स्ट्रेंथ मिल रही है। क्योंकि आपका जो यूएस डॉलर को टैरिफ वॉर में फ़ायदा जो हो रहा है, वो यूएस डॉलर को स्ट्रेंथ मिल रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अ, अगर यूएस डॉलर ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होता चला गया क्योंकि हम अगर एक एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं इंडिया का और अमेरिका का, ठीक है? हम ये देख रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने इंडिया पे कोई ऐसा टैरिफ अनाउंस नहीं किया जैसे उसने कनाडा पे किया और उसने मेक्सिको के लिए अनाउंस किया, लेकिन फिर भी उसने अपनी इंटेंट ज़ाहिर कर दी है कि जैसा मेरे साथ आप ट्रीट करोगे, जैसे टैरिफ्स आप मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ पे लगाओगे, गुड्स एंड सर्विसेज़ पे मैं वैसे रेसिप्रोकल लगाऊँगा। और उसका जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला कि रुपया जो है, जो हमारा आईएनआर है, वो काफ़ी वीक हुआ डॉलर के सामने, राइट? तो व्हाट इज़ योर टेक? ये डॉलर का यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग डॉलर का दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए क्या मतलब होता है? देखिए काशिफ, एक बात समझिए कि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो ये हुँ, बाकी दुनिया के लिए तो बुरी खबर है ही। हाँ, क्यों ये खबर बुरी है? अमेरिका, बहुत लोगों को वो ये नहीं इसलिए, पता। हाँ मैं जैसे बताता हूँ। हुँ, जैसे मान लीजिए आज इंडिया है। इंडिया का लगभग 500 बिलियन का एक्सपोर्ट, 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है और लगभग 600 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। हुँ, ठीक है, 600 बिलियन डॉलर इंपोर्ट। तो अब ये, अगर मान लीजिए पिछले साल 83 रुपए के ऊपर हम इंपोर्ट करते थे, एक्सचेंज रेट अब हुँ, हो गया 88 या 87 रुपए, और अगर बढ़ते बढ़ते 90, 95, 100 हो गया, हुँ, तो आपकी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई। हुँ, तो जब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो या तो महंगाई में तब्दील होगा या फिजिकल डेफिसिट में तब्दील होगा, और तो कोई तरीका है ही नहीं। हुँ, सिंपल। हुँ, तो इसलिए बाकी देशों के लिए तो खराब है ही। जैसे इंडिया 150 बिलियन डॉलर का तो सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। हुँ,
अगर ऑयल महंगा होगा तो आप सोचिए सब चीजें महंगी हो रही है। हम्म। तो ये तो नंबर वन। अब अमेरिका के लिए क्यों खराब है? देखिए, अल्टीमेटली अमेरिका का डॉलर अगर उसका वॉलेटिलिटी इंडेक्स नॉर्मल रहे तो ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है। अगर वो वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाए तो ग्लोबल ट्रेड घटता है, विच मीन्स अमेरिका का जो ग्लोबल शेयर इन ग्लोबल ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाएगा। जब वो घटेगा तो उसका अमेरिका को नुकसान है, और अमेरिका को ये बात पता है। पर अमेरिका ने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ग्लोबल लीडर अब रहना ही नहीं है, मैं सेल्फिश हूं, मुझे अपने देश का देखना है। हम्म। आप इस बात को समझिए कि ये जो चॉइस है अमेरिका को पता है। आप देखिए, आज से हम्म। अगर 70 साल पीछे चले, 70-80 साल पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उससे पहले ब्रिटेन दुनिया का ग्लोबलिज्म करेंसी हुआ करता था, ब्रिटिश पाउंड। हम्म। जब उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे दुनिया के सभी देशों से विड्रॉ किया, जिसमें भारत भी आजाद हुआ और भी बहुत सारे देश आजाद हुए, उसके बाद क्या इंग्लैंड बिल्कुल गरीब हो गया? नहीं। इंग्लैंड एक मिडिल इनकम पावर तो रहा ही ना, पाउंड collapse तो नहीं ना कर हम्म। गया। उसी तरह से जब एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी स्टेटस वाली इकोनॉमी डिसाइड करती है कि उसको चॉइस करनी है, या ग्लोबल रिजर्व करेंसी रहे और करते करते बर्बाद हो जाए, या ग्लोबल रिजर्व करेंसी से एक कदम पीछे आके मिडिल इनकम पावरफुल कंट्री बन के रहे, तो जो चीज आज से 80 साल पहले इंग्लैंड ने की थी वही चॉइस आज अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका दुनिया की परवाह अब बिल्कुल नहीं कर रहा है। उसको पता है कि ट्रेड कम होगा, वो चाहता है ट्रेड कम हो, हम्म। बट इस चीज को करने के लिए उसके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो सरेआम कह रहा है कि मैं स्वार्थी हूं, आप अपना देख लो। अब प्रॉब्लम यह है कि बाकी दुनिया के लोगों को अमेरिकन रिजर्व करेंसी डॉलर की इतनी आदत हो चुकी हुई है कि अब उससे डिफरेंट रास्ता वो क्या बनाए, ये इनको सोचना पड़ेगा। अभी तो हालत ये है कि वो ट्रम्प के पास जाते हैं, उसने थप्पड़ मारा है उनको, कहते सर कोई बात नहीं, आप नए नए आए हैं। और अगर उसने दूसरा थप्पड़ भी मार दिया, फिर तीसरा थप्पड़ भी मार दिया, जो मारेगा, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, उसने जो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए हैं उस पर, उसमें इंडिया भी इंपैक्ट हो रहा है। इंडिया नेट स्टील इंपोर्टर है, एल्यूमिनियम इंपोर्टर है, तो उसके ऊपर भी 10% जो टैरिफ एक्स्ट्रा लग रहा है। हालांकि वो शेयर बहुत कम है, बट इंडिया उस प्रॉब्लम का शिकार होना शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि इंडिया अगर चाइना से, सॉरी, अमेरिका से अगर हटता है, डॉलर से अगर हटता है, तो कहां जाए? चाइना के पास तो नहीं जाएगा। युआन को तो अपनी ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं मानेगा इंडिया। तो एक तरफ आप डॉलर से थप्पड़ खा रहे हैं और नया रास्ता आप चूज नहीं कर पा रहे हैं। अब ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, ना केवल इंडिया बल्कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज की। जो ये अनसर्टेनिटी है डोनाल्ड ट्रंप की, जो उसके नेचर में है, जो उसकी एक वो कैपिटलिस्ट बिजनेस माइंडसेट का आदमी है, और पूरी दुनिया में एक अजीब सी एक अनसर्टेनिटी आ गई है। ये नहीं पता रहता है कि अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं। क्या अब बोलते ना हैं? दुनिया में वो दिख रहा है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी दिख रहा है, वो पॉलिटिकल गलियारों में, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में एक अजीब सी एक अनसर्टेनिटी का यू कैन फील कि यार कल नहीं पता क्या हो जाए। इसको जैसे कि मैं हमने इसको मैं दूसरी जैसे कि भाषा हमने में बोलता अभी हूँ। जी। मैं इसको कहता हूँ कि दुनिया अब एक प्रेशर कुकर में एंटर कर गई है। हम्म। दुनिया के हालात प्रेशर कुकर जैसे, अब ना उसमें गैस बढ़ती जा रही है और फटने के कगार पर है। क्या, कैसे हम्म। फटेगी, कब फटेगी, किसी को नहीं पता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ।
सपोज करिए कि मैं एक एक्सपोर्टर हूँ और मैं अपना डेली एक कारखाना चला रहा हूँ, इंडस्ट्री चला रहा हूँ, और मैंने बैंक से बहुत मोटा लोन ले रखा है। सपोज मैंने 50-100 करोड़ का अपने कारखाने को चलाने के लिए लोन ले रखा है और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अमेरिका को। इमेजिन करिए मेरी स्थिति कि अच्छा, 20% बैरियर, 20% मुझे बैरियर। यही नहीं पता कि कल मेरे साथ अब क्या होने वाला है। जब आप इतने प्रेशर में एज ए एक्सपोर्टर काम कर रहे होते हो, तो आप प्रेशर में हो, तो बैंक ने जिसने आपको पैसा दिया है वो कितना प्रेशर में होता होगा। तो आपकी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर वो टूट रहे हैं, अगर आपकी कॉस्टिंग इंपैक्ट हो रही है, आपकी इनकम इंपैक्ट हो रही है। सपोज करिए कि अगर चलिए एक एक्सपोर्टर के लिए तो डॉलर ज्यादा आएगा, मतलब वो आईएनआर ज्यादा आएगा, लेकिन जो रॉ मटेरियल अगर वो ऐसा कुछ यूज कर रहा है जो इंपोर्ट हो रही है चीज, तो नेट नेट में वो नलीफाई हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये तो अच्छी चीज है एक्सपोर्टर के लिए। नहीं, एक्सपोर्टर काफी सारी चीजें इंपोर्ट करता है अपने रॉ मटेरियल में यूज करने के लिए। अगर वो रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है तो फिर मेरा एक्सपोर्ट भी महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं और वहां टैरिफ लग रहा है, तो वो मेरा एक्सपोर्ट वहां पे कंपिटिटिव नहीं रहेगा। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में बैंक्स परेशान, एक्सपोर्टर परेशान, इंपोर्टर परेशान, और आम जनता जो ये वीडियो देख रही है, मैं उनको क्यों, आपको लग रहा होगा कि ये क्यों कर रहे हैं यार ऐसी डिस्कशन। मैं तो क्रिप्टो में आया था पैसे कमाने, इन चीजों से मुझे क्या सीखने। मेरे भाई, आप चाहे ये समझ लो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोफेशंस, चाहे आपका काम कोई भी हो, चाहे ऑफिस में आप टाई लगा के जाते हो, या आपका कोई कारपेंटर का काम है, या आप एक किसान हो, ये हर एक को इम्पैक्ट करता है। आपकी ये जेब को, आपको इम्पैक्ट करता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में अगर अनिश्चितता बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ट्रंप के आने से ये टैरिफ वॉर बढ़ रही है, तो इसका फर्क आपको सबको पड़ेगा। हाँ, मैं इसको अगर इसको, थोड़ी-सी, हाँ, इसको अगर हल्के में कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर छींक आई तो दुनिया के बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कई बार लोगों को लगता है कि क्रिप्टो को फालतू में बीच में घुसा देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सर, एक देश है, भारत की ही बात कर लेते हैं। ऐसा क्या, मैं ये तो है नहीं कि रातों रात में सब कुछ मैं एकदम सारी चीजें जो इंपोर्ट कर रहा था वो खुद प्रोड्यूस करने लग जाऊं। कुछ मेरी लिमिटेशंस है। मेरे यहाँ पे तेल उतना नहीं होता। मेरे यहाँ पे गोल्ड, जैसे मैं बहुत बड़ा गोल्ड का इंपोर्टर हूँ। मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि यार इतना गोल्ड कंज्यूम मत करो। सपोज मैं रातों रात गोल्ड की खदानें कहाँ से ढूंढ लूं, मैं रातों रात तेल के कुएं कहाँ से ढूंढ लूं। तो मुझे यार इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मुझे यार वो, आई हैव टू बी पार्ट ऑफ, मुझे डॉलर भी चाहिए, तो मुझे डॉलर के रिजर्व्स भी रखने हैं। मैं वो सब काम तो मुझे करने पड़ेंगे, लेकिन मैं एज अ देश कैसे इस प्रेशर को झेलूं, या कैसे अपने आप को तैयार करूं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को या अमेरिका को फेस कर सकूं एज अ देश। हाँ, ये खूबसूरत सवाल है और इस सवाल का जवाब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो जवाब आज भी रेलेवेंट है, कल भी रेलेवेंट होगा और अगले 40 साल के लिए भी रेलेवेंट है। तो मैं इस बात से शुरू करूँगा। देखिए, मैंने ये बात जब कही कि दुनिया की इकोनॉमी जो है, दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, उसकी हालत एक प्रेशर कुकर की तरह हो गई है और ये प्रेशर कुकर की गैस इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि ये कभी भी फट सकती है। इस पूरे मॉडल में अगर कोई सेफ्टी रिलीज वाल्व है जो सीटी को थोड़ा सा ऊंचे करके थोड़ी सी गैस निकाल दे, अगर कोई तरीका है तो वो सिवाय क्रिप्टो के और कुछ नहीं है। ये ध्यान रहे, वो इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्यों? पहली बात, अगर आप डॉलर पेमेंट कर रहे हैं आज, तो आपको पता है कि ये 2 साल बाद 3 साल बाद ये डॉलर पेमेंट्स का आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ओके, जब अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि हम उसका अल्टरनेटिव कहाँ ढूंढेंगे? बैंक तो ट्रांजैक्शन का रास्ता देने वाले नहीं है। या तो वो रास्ता ब्रिक्स नेशन बनेगा जिसमें चाइना लीडर है,
ब्राजील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज हैं। इंडिया को ब्रिक्स नेशन में शामिल होना पड़ेगा। ठीक, नंबर वन, ये चॉइस नंबर वन है। दूसरी चॉइस ये है कि आपको गोल्ड बैक्ड, जो ब्रिक्स के मॉडल में ही शामिल होती है, गोल्ड बैक्ड मॉडल चूज करना पड़ेगा। यानी कि अब फिएट करेंसी से कमोडिटी बैक्ड मनी स्टैंडर्ड में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। ओके, अब ये दोनों चीजें बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अगर आप गोल्ड बैक्ड सिस्टम में शिफ्ट होते हो तो गोल्ड की वैल्यूज रातों रात स्काई रॉकेट हो जाएगी। ओके, हुँ, सो ये है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब ये चॉइसेस इतनी कड़वी चॉइसेस हैं कि दुनिया में किसी भी देश के लीडर के लिए इन चॉइसेस को करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको बहुत सारे ग्लोबल लेवल पर नए समीकरण बनाने पड़ेंगे, नई पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब नेचुरली एक देश के अंदर लीडरशिप है, कॉरपोरेट्स हैं और बहुत कुछ है, तो अब उनके पास अगर कड़वा फैसला बहुत बड़े लेवल का लेना पड़े कि कमोडिटी स्टैंडर्ड में शिफ्ट होना चाहिए पड़े, गोल्ड स्टैंडर्ड में शिफ्ट होना पड़े, अगर वो लेना पड़ता तो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर बची आपके पास क्या ऑप्शन? आपको क्रिप्टो को एज अ पेमेंट मेथड और एज अ पेमेंट रेल्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्टेबल कॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि ये जो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, इनका आप कोई तोड़ निकाल सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिप्टो अभी पूरे सोल्यूशन के रूप में बन चुका है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रेशर कुकर के को फटने से अगर रोकने के लिए कोई रिलीज वॉल्व है जहां सीटी बजेगी, वो क्रिप्टो है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया के सभी देशों को प्रो क्रिप्टो मोड में आना पड़ेगा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले ली है। उसको ये पता है कि ये सब कुछ होना है, इसलिए क्रिप्टो में वो ऑलरेडी लीडरशिप ले ले। प्रॉब्लम ये है कि हम और बाकी देश थप्पड़ खाने में डोनाल्ड ट्रंप से बहुत आगे हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप से सीखने में हम सबसे पीछे हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि हम, वो जो थप्पड़ मारता है तो हम चुपचाप थप्पड़ खा रहे हैं और उसके बाद उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर वो अपने देश को बचाने के लिए जो क्रिप्टो लीडरशिप प्रपोज कर रहा है, उसके बारे में हम बात भी नहीं करते। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है हम हैं, वो हैं। अरे भाई, अरे उनसे भी तो कुछ सीखना है। तो इशू ये है कि हम लोगों को क्रिप्टो को लेकर नेशनल लेवल पर एक नया डिस्कोर्स बनाना पड़ेगा कि अगर डॉलर आने वाले समय में हमारी प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ाता जा रहा है, तो डॉलर का अल्टरनेटिव आज के समय में क्रिप्टो से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि पीयर टू पीयर पेमेंट्स है। इसके ऊपर कोई ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो को सरकारों ने इतने लंबे समय तक गालियां निकाली हैं, इतने लंबे समय तक कॉइन्स एक्सचेंजेस को पनिश किया है, उनके एंटरप्रेन्योर्स को पता नहीं क्या क्या, मतलब हरास किया है, एम्बेरस किया है। अब आज उन्हीं को अपने बगल में बिठा के एडवाइजर बनाना पड़ेगा, तो सोचिए ब्यूरोक्रेट्स को एक बार तो शर्म आएगी। हुँ, प्रॉब्लम यहां फंसी हुई है कि जिसको जूते की नोक पर रखा था, आज उससे उसे बराबर बिठाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है। हुँ, इसका जवाब कोई लीडरशिप देने को तैयार नहीं है। हुँ, अब थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए कि जिस देश ने अपने बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स को, क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर्स को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्या वो देश उन एंटरप्रेन्योर्स को अपने पास बुला के
एडवाइजर की जॉब देगा? सोच के देखिए इस बात को। प्रॉब्लम ये है कि हमें अब अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, हुँ, और ये तरीका जितनी जल्दी बदल लें तो उतनी जल्दी हमारा फायदा। नहीं तो डॉलर के महंगे होने से हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, इंपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स का हमने सोल्यूशन नहीं दिया तो हमारी हालत 1980 के दशक में जैसी हुई थी, कि हम हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते के इंपोर्ट करने लायक फॉरेन करेंसी बची थी। और अगर आप ध्यान से देखें, पिछले कुछ महीनों में हमारा फॉरेक्स रिजर्व डाउन जा रहा है, और जो हमारा एनुअल इंपोर्ट बैलेंस है, इसका मतलब है कि साल 2 साल में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफी तेजी से कम होने शुरू हो जाएंगे। और ये मत भूलिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया है। हुँ, तो विच मीन्स कि जो देश 600 बिलियन डॉलर का नेट का इंपोर्ट करता है, उसमें से लगभग 150 तो सिर्फ तेल का इंपोर्ट कर रहा है, उस देश के लिए अपने आप को बचाने का क्या रास्ता है? या गोल्ड स्टैंडर्ड लो, या क्रिप्टो को एम्ब्रेस करो, क्योंकि डॉलर से तो आपको थप्पड़ ही पड़ने हैं अब, या थप्पड़ खाते रहो। तो 3 चॉइसेस हो गई। डॉलर से थप्पड़ खाओ, जो खा रहे हैं। दूसरी चॉइस, गोल्ड स्टैंडर्ड को, जो ब्रिक्स नेशन प्रपोज कर रही है, उसको मान लो, यानी कि अब चाइना, अमेरिका की बजाय चाइना से थप्पड़ खाने को तैयार हो जाओ। और तीसरी ऑप्शन क्रिप्टो। हुँ, अब ये चॉइस है, आप करें ना करें, ये आप पर है। हुँ। देखिए ऑब्वियसली क्रिप्टो को एम्ब्रेस करने का जो मेरा एक नज़रिया ये है कि सरकारें इसको करने में जल्दी नहीं दिखाएँगी, अब भी मेरा ये मानना है। क्रिप्टो में सबसे पहला जो डर है वो ये इस वक़्त स्टेबल कॉइन्स को एक्सेप्ट करने में डर लगता है सरकारों को। क्योंकि यूएस ने एक चीज़ बड़ी स्मार्टली ये करी देखिए किस तरीके से अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि आप उसकी ट्रेज़रीज़ को डंप कर रहे थे, चाइना ने डंप करी। दुनिया में और भी देशों ने धीरे-धीरे ट्रेज़रीज़ को डंप कर रहे थे। उन्हीं की कंपनीज़ ने ट्रेज़री को बाय करना शुरू कर दिया। टेदर ने और यूएसडीसी ने जितनी ट्रेज़री बाय करी है, जितना स्टेबल कॉइन बढ़ रहा है, वो बैकिंग में तो यूएस की ट्रेज़रीज़ को ही रखा रहा है। तो यूएस की ट्रेज़रीज़ में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि जितना ट्रेज़री आप यहाँ डंप कर रहे हो, उतना ट्रेज़री वहाँ पे उन्हीं की कंपनी खरीद रही है और स्टेबल कॉइन इश्यू कर रही है। तो ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि अमेरिका को सोचा था कि यूएस ट्रेजरी को डंप कर दोगे उससे उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उन्हीं की कंपनीज को वो इतना बड़ा कर रहे हैं। सीबीडीसी का बंद कर दिया उन्होंने प्लान। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला मेरे को सीबीडीसी लानी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर सीबीडीसी लाऊंगा तो स्टेबल कॉइन बंद करने पड़ेंगे। स्टेबल कॉइन तो मेरे लिए अच्छी चीज है, वो तो मेरा बहुत भला कर रहे हैं। अब स्टेबल कॉइन इतने बड़े होते चले जा रहे हैं, ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं जो आरबीआई का भी जो हमारे यहाँ पे जो मेन स्ट्रेस लेवल है वो क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके इतना नेगेटिव नहीं है जितना स्टेबल कॉइन को लेके है। क्योंकि स्टेबल कॉइन का चलन अगर बहुत बढ़ गया तो वो ऐसा लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से अपना वो कंट्रोल खो देंगे। काशिफ, इसीलिए इसीलिए मैंने आज से 4 साल पहले अ, अप्रैल 2020 में एक प्रपोजल इंडियन गवर्नमेंट के लिए डिजाइन किया था, जिसको कहते हैं ऑन चेन सॉवरन करेंसी। हाँ, वो हमने जिसमें मैं, इनफैक्ट वो डिस्क्रिप्शन में पहला हाँ, आप वीडियो देख सकते हैं जिसको यस, हमने पहला वीडियो वही था हमारे चैनल का। तो आप यस। अगर वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बेसिकली चक्कर ये है कि हमें अपनी पूरी मॉनेटरी ग्रामर नए सिरे से बनानी पड़ेगी, क्योंकि 60-70 साल से जो चलता हुँ, आया था वो समय अब खत्म हो रहा है। जितनी हुँ, जल्दी हम जाग जाए उतनी जल्दी बेहतर है। हुँ, अगर हम नहीं जागे तो हम इंडिया का नुकसान करेंगे, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि इंडिया हुँ, का जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन जा रहा है, हुँ, और स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है। ये आने वाले तूफान के संकेत हैं। अगर खुदा ना खास्ता
रुपी घटता घटता 90 क्रॉस कर गया, 95 क्रॉस कर गया, 100 क्रॉस कर गया, तो आप हुँ, सोचिए इंडिया के अंदर महंगाई का हाल क्या होगा। तो ये बड़े सवाल है और इन बड़े सवालों के अंदर क्रिप्टो एक बहुत बड़ा मददगार है, प्रोवाइडेड सरकार क्रिप्टो के लोगों को जूते की नोक पर रखना बंद कर। हुँ। अच्छा, एक बात करते हैं सर, वीडियो के एंड में बहुत लोग ये सुनना चाहते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रम्प ने बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट क्यों नहीं बनाया अभी तक? क्यों उसने बिल साइन नहीं किया? और ये मार्केट के अंदर सब लोग बुलिश फील कर रहे थे कि वो आएगा तो मार्केट एकदम टर्न अराउंड करेगी और मार्केट्स पंप कर जाएँगी और बुल मार्केट विल बी बैक। बट अभी हमने देखा है पीछे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि बुल मार्केट इज़ ओवर और क्या हम बेयर मार्केट में आ गए हैं? व्हाट इज़ योर ओवरऑल टेक ऑन द मार्केट्स? जी, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि मार्केट्स इस समय अनसर्टेनिटी की शिकार जरूर हैं, बट हुँ, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लेवल पर क्रिप्टो को एक्सट्रीमली पॉजिटिव देखता हूँ। हुँ, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। मैं सिर्फ बिटकॉइन के लिए ही कह रहा हूँ, मैं इथीरियम के लिए भी कह रहा हूँ, सोलाना के लिए भी कह रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी कह रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर टैरिफ वॉर शुरू करने से पहले उसने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व अनाउंस कर दिया होता, तो बाकी देशों ने पहले तैयार हो जाना था। वो एक जियोपॉलिटिकल वॉर भी लड़ रहा है, तो उसे उसने पहले लोगों को हफ्ता वसूली के लिए फंसाया, उनकी बाजू मरोड़नी शुरू की। और जब वो अच्छे से मरोड़ देगा, जब देखेगा कि जब बाजू मुड़ती है तो कोई कैसा ट्रीट करता है, वो लोगों का रिएक्शन देखेगा। जब वो देखेगा कि सबने घुटने टेक दिए हैं, फिर उसके बाद वो क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और वो बाकी फैसले सुनाएगा। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, स्कॉट बेसो जो उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी है, कि हम अपनी एसेट साइड को मोनेटाइज करेंगे। हुँ, एसेट साइड को मोनेटाइज करने का मतलब है कि वो उनके पास जो गोल्ड है उसको रीवैल्यू करेंगे, उनके पास जो बिटकॉइन है वो उसको रीवैल्यू करेंगे और रिसोर्सेस वो हार्ड मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, ये होने वाला है। और जो टीथर के जरिए लिक्विडिटी पैदा होएगी, वो लिक्विडिटी सारी की सारी क्रिप्टो में ही आनी है। वो सिर्फ अकेले बिटकॉइन में नहीं जानी, वो इथीरियम, सोलाना और बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी हुँ, जाएगी। तो क्योंकि इतनी बड़ी लिक्विडिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रिप्टो का बहुत बड़ा जो आसमान है वो उसमें बिखर सकती है, कोई चक्कर नहीं है। तो क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई कोई डाउट ही नहीं है मुझे। द इशू हियर इज कि मुझे मेरी चिंता क्या है कि अगर एक तरफ हमने डॉलर के मुकाबले पे थप्पड़ खा लिया, अगर हमने दूसरी चाल जो डोनाल्ड ट्रंप की है कि यूएसडीटी और स्टेबल कॉइन को पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया जाए, तो वो बैकडोर ग्लोबलाइजेशन है। इस बैकडोर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया के पास जो इंडिया जैसे कंट्री के पास फिर टैक्सेशन के रिसोर्सेज हुँ, खत्म हो जाएंगे या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया ने तो क्रिप्टो को लेकर कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी तक बनाया ही नहीं है। तो लोग हुँ, 2 नंबर में पैसा स्टेबल कॉइन में शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो विच मीन्स कि वो जो दूसरा थप्पड़ डोनाल्ड ट्रंप मारने मारने वाला है, वो स्टेबल कॉइन्स के जरिए मारने वाला है पूरी दुनिया को। वो तो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और बाकी सारी चीजें बना के बैठे हुए हैं। डॉलर वैसी दुनिया मानती है। तो वो डॉलर जो पहले यूएसडी बनता था, अब वो यूएसडीटी या यूएसडीसी बन जाएगा। तो ये जो बैकडोर ग्लोबलाइजेशन है, ये बाकी देशों के लिए और ज्यादा खतरनाक है। तो जब अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ अपनी परवाह करनी है, बाकी जनता जाए भाड़ में, तो अब ये बाकी जनता को चॉइस करनी है कि उनको क्रिप्टो को कैसे ट्रीट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बॉक्सिंग रिंग में जब एक बॉक्सर बहुत ताकतवर, बहुत विशाल हो और सामने जो बॉक्सर हो वो एक एवरेज हो, तो कोच हमेशा ये बताता समझाता है कि इस बॉक्सर को तुम पंचेस के बदले पंच मार के नहीं हरा पाओगे। इस बॉक्सर को तुम रिंग में थकाओ, इसे घुमाओ, ये तुम्हारे पीछे दौड़े,
जितना ऐसे घुमाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एजिलिटी है, वो भारी भरकम है, वो थकेगा जल्दी। तुम्हारे पास एजिलिटी है, तुम रिंग के अंदर भागो, इधर उधर मूव करो, मूवमेंट में उसे थकाओ और फिर बीच बीच में जाके एक पंच मारो। और कोशिश मैं करो कि इसीलिए शुरुआत, मैं कोशिश इसीलिए कह करो रहा हूँ। कि मैच को जीतने की जगह तुम ड्रॉ की तरफ ले जाओ। यस, इसीलिए और मैं कह रहा हूँ कि हाँ, गेम को अगर 12 राउंड या 15 राउंड की है, तो तुम इसको 13-14 राउंड तक मैच को लेके जाओ। यस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका भारत को ऑन चेन सॉवरेन करेंसी इशू करने से रोक नहीं सकता। हाँ। अगर इंडिया इंडियन डेटा डॉलर या हम्म, इंडियन लैंड डॉलर या इंडियन गोल्ड डॉलर जैसा कुछ हम्म, करता है तो अमेरिका उसको रोक नहीं सकता। अगर हाँ। इंडिया साउथ एशिया के अंदर या आसियान कंट्रीज के अंदर इन करेंसीज को डेमोक्रेटाइज कर देता है, इनके ऊपर बैरियर्स खत्म कर देता है, तो इंडिया अपने आप को बचा पाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को अपनी मॉनेटरी ग्रामर, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और कोई जी, रास्ता नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर इंटेंट नहीं है चेंज करने की भी, तो भी मैंने जो रिंग की मैं एनालॉजी इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपके सामने जो भारी भरकम बॉक्सर है, उससे इमीडिएटली जो लड़ने का तरीका है वो है बिटकॉइन को आप भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि एक वाहिद एसेट जो इस वक्त दुनिया में है, जिसके सामने अगर डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है हर दिन, हर दिन, हर पल, तो वो केवल और केवल बिटकॉइन है। बाकी सारी चीजें डॉलर के सामने डेप्रिशिएट हो रही हैं। डॉलर जिसके सामने डेप्रिशिएट हो रहा है, वो सिर्फ बिटकॉइन के सामने डेप्रिशिएट हो रहा है। अब आप समझिए कि आपके हाथों में एक ऐसी एसेट हो जिसके सामने कोई चीज डेप्रिशिएट हो रही हो, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, हाँ, तो इसको आप इसको समझ मैं थोड़ा सकते हैं सा कि आप लोग। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हुई? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम आ गया। भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, ईरान के पास भी है। अब न्यूक्लियर बम अगर गरीब से गरीब देश के पास भी आ जाए तो वो गरीब से गरीब देश, अमीर से अमीर, ताकतवर से ताकतवर देश का नुकसान कर सकता है। तो इसलिए न्यूक्लियर बम के कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, क्योंकि कोई भी उस न्यूक्लियर वॉर नहीं झेल सकता है, कि उसके नतीजे तो बिल्कुल भयानक होते हैं। उसी तरह से अगर भारत सरकार 500 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका 10% का बिटकॉइन और ईथर खरीद के रख ले और क्रिप्टो का एक रिजर्व बना के रख ले, क्लियर? तो भारत की स्थिति और अमेरिका की स्थिति मोरलेस एक जैसी होगी। हम्म, अगर अमेरिका बिटकॉइन का भाव बढ़ाएगा तो उसका फायदा इंडिया को भी होएगा। हम्म, तो सवाल ये है कि तब अमेरिका को एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा हमें ब्लैकमेल करने का। प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्थिति इस समय ये हुई है कि हमने पहला थप्पड़ तो खा लिया, हम दूसरा थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार बैठे। हाँ। अगर मैं एक और चीज बताऊं, जब दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे थी, तो अगर किसी राजा को दूसरे राजा पे अपने शक्ति प्रदर्शन करना होता था, तो वो सिर्फ मैदान जंग में शक्ति प्रदर्शन कर सकता था। वो ट्रेड के थ्रू शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाता था, क्योंकि गोल्ड जब एक आपका बेस करेंसी थी, तो उसके अंदर सारे देश समृद्ध थे और सेल्फ रिलायंट थे। ठीक है। यहाँ डॉलर से, जब से डॉलर एग्जिस्टेंस में आया, तो एक कमजोर और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और एक डेवलप कंट्रीज, ये नैरेटिव्स बनना शुरू हुए। गोल्ड स्टैंडर्ड में ये नहीं होता था कि डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन। गोल्ड स्टैंडर्ड में नेशंस होते थे। फिर कोई नेशन ये कहता था कि मुझे यार अपना ना प्रभाव बढ़ाना है, तो कहता था ठीक है भाई, आजा मैदान जंग में, जिसकी बाजुओं में जितना दम होगा लड़ लेंगे। हफ्ता भर लड़ते थे, वो भी अलग से, उसमें देश के अंदर नहीं वो को लड़ते थे, वो एक मैदान में लड़ते। तभी आपने ना ज्यादातर पिक्चरों में और मूवी में क्या सुना है, मैदाने, जंग। मैदान, उस मैदान, मैदान। अरे वो मैदान का मतलब ये होता था कि वो अलग से लड़ते थे। कितनी खूबसूरती देखिए आप गोल्ड स्टैंडर्ड की। 4-5 दिन, हफ्ता, महीना लड़ाई चलती थी, वो भी दिन में लड़ते थे, रात को खाते पीते थे, फिर दुम सुबह लड़ते थे। जब उनको लगता था भाई गोल्ड के खजाने खत्म हो रहे हैं,
पीछे से मंत्री आके बोलता था कि सर अब इससे 4 दिन और खा सकती है हमारी ये सोल्जर्स। वो कहते थे बस खत्म करो यार, हम ये लड़ाई नहीं जीत पा रहे, शांति करो और वापस चलो। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस शायद हम ना आ पाए, क्योंकि गोल्ड गोल्ड की प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड की माइनिंग कंपनीज आज सारी यूएस की हैं। गोल्ड जिन देशों में है, उन देशों के अंदर माइनिंग कौन कर रहा है? वो या तो चाइना कर रहा है या अमेरिकन माइनर्स कर रहे हैं। और तीसरा माइनर ही नहीं है कोई, आपको पता है, तीसरा माइनर ही नहीं है। या अमेरिका है या चाइना है। उसके बाद ये माइनिंग करने, तो आप माइनर किसके लिए माल निकालेगा? आज सपोज करो कि दुनिया ये डिसाइड कर ले कि हमें गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाना है, अमेरिका की माइनिंग कंपनी किसको माइन करके देंगी पहले? अरे भाई वो सीधी सी बात है, वो पहले अमेरिका को समृद्ध करेंगे ना, क्योंकि वो इस तरीके का रूल निकाल देगा। तो समझो आज आज दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाना इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। और ये तब कह रहा हूं कि जब कनाडा जैसे देशों के पास जीरो गोल्ड है, एक गोल्ड का सिक्का नहीं है, एक सिक्का नहीं है गोल्ड का कनाडा के पास। तो हमें ये आज ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हम जो मर्जी मंथन कर लें, रिंग में जो वो बॉक्सर है उसको 14वें राउंड तक ले जाके फिर हम सोच सकते हैं कि भाई अब इसके कहां पंच मारूं, ये थक गया है। आप ये सोच रहे हो कि मैं उसको पहले राउंड में हरा दूंगा, नहीं। दूसरे राउंड में हरा दूंगा, नहीं हरा पाओगे। आप उसके इर्द गिर्द भागते रहो, उसे थकाओ, थकाने के बाद 14वें राउंड में जाके एक पंच मारो। और इन 13-14 राउंड में आप 14 बार बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करो, 14 बार अलग अलग रेट पे बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करो, एक शक्तिशाली देश बनो। एक उसके बाद दूसरे देश को थकाओ, क्योंकि वो भी थकेगा। कैसे थकेगा? यहां थकान होने वाली, कौन अब बिटकॉइन को ज्यादा बाय कर रहा है? कभी अमेरिका बाय कर रहा है, फिर चाइना कर रहा है, फिर इंडिया कर रहा है, फिर रशिया कर रहा है, फिर अमेरिका कर रहा है, फिर चाइना। एक वॉर हो गई। अच्छा, बिटकॉइन एक अकेली खेती है जिसकी खेती को कोई लगाम नहीं लगा सकता। एक बारी हम्म। बिटकॉइन माइनिंग पे आप सैंक्शन लगा सकते हो। बिटकॉइन माइनिंग की खेती अगर इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि मैं हिमालयाज में, गेंजीज में, ब्रह्मपुत्र में, रावी में और चिनाब में, हर जगह मैं बिटकॉइन के माइनिंग में लगा दूंगा, सतलुज में लगा दूंगा। अगर मैं इन सारी जगहों पे, भाखड़ा नंगल पे मैं बिटकॉइन माइनिंग प्लांट्स लगा के बिटकॉइन को माइन करूंगा, तो कोई माइका लाल आपकी माइनिंग को रोक नहीं सकता। तो ये ब्यूटी है। तो पहली बार दुनिया को एक ऐसा बॉक्सर मिला है, एक ऐसा मौका मिला है कि आज आप माइक टाइसन को हरा सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी के साथ खेलो तो। यस। सो देखो, मैंने ये बात सीधी कह दी कि या तो आप डोनाल्ड ट्रंप से थप्पड़ दर थप्पड़ खाते रहो, अगर आप डॉलर सिस्टम में ही चिपके रहना चाहते हो। नंबर दो, आप गोल्ड और ब्रिक्स बेस्ड सिस्टम में जाओ, जहां पर आपको अमेरिका की बजाय चाइना की लीडरशिप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अपने देश के अंदर आपको जो मॉनेटरी प्रिंटिंग की पावर है वो आपको अपने हाथों से छोड़नी पड़ेगी। और तीसरी ऑप्शन है आपके पास क्रिप्टो। तो ये तीसरा रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर एक संभावना है कि ये प्रेशर वॉल्व थोड़ा सा रिलीज होगा और आपके पास एक नई मॉनेटरी ग्रामर पैदा होगी। ये चीज हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को समझने की जरूरत है, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे उतना ही बेहतर है, और जितना हम डिले करेंगे हमारा उतना ही नुकसान होता जाएगा। राइट, सो आई थिंक बहुत बढ़िया डिस्कशन रही। और ऐसी डिस्कशन टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए। कई बार आपसे बात करके ऐसी एनालॉजीज आई कि आती हैं दिमाग में कि कभी भी शक्तिशाली आदमी को एकदम नहीं हरा सकते हो। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। उसको हराने के तरीके होते हैं। और आई थिंक ये बहुत अच्छी एनालॉजी निकली कि क्या हम स्टेबल कॉइन को अक्यूमुलेट करेंगे? वो करेंगे तो हम अगेन डॉलर को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपका जो आइडिया है सर, वो इतना मैसिव आइडिया है, पेट्रो जो आपने ऑन डेटा चेन डॉलर की सॉवरेन जो बात वेल्थ। की, जिसमें हमने इतनी अमेजिंग हमने वो सोल्यूशन, लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है सर वो सोल्यूशन ना बहुत एकदम समझ में नहीं आ सकता किसी के। वो उसके लिए मतलब लोगों को एक विल चाहिए पहले कि यार ये इतना इनोवेटिव आइडिया समझा काशिफ, समझने के लिए।
काशिफ मैं एक देखिए ऐसा जैसे कि व्यक्ति जैसे हूँ। जैसे न्यूटन न्यूटन के और इनके आइडियाज को कितना नकारा गया होगा स्टार्टिंग में, जब किसी ने जहाज उड़ाने की बात की होगी देखो कि देखो हम एक जहाज से दूसरी जगह जाएंगे, तो ये आपका आइडिया उसी लीग में है। देखो काशिफ, मैं एक बात बहुत स्पष्ट मानता हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो अगर मॉनेटरी डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेप्ट कर ले, मॉनेटरी डिसेंट्रलाइजेशन जिस मॉडल में मैं बता रहा हूँ, और क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर ले, उसका प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दे, भारत अगले 20 सालों में अमेरिका को बीट कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए हमारी लीडरशिप को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। भारत का जो स्कोप है, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। प्रॉब्लम है लीडरशिप, राह दिखाने वाला। आज उस मार्ग पर हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि देर सवेर किसी ना किसी दिन तो होगा। वो कब होगा मैं नहीं जानता हूं, बट रास्ता वही है, मॉनेटरी डिसेंट्रलाइजेशन। हम्म। चलिए सर, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, स्पेशली इस पर्सपेक्टिव से कि इंडिया को क्या करना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई थॉट्स हो और आपके पास भी ऐसी कोई एनालॉजी हो या आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन हो, तो उसको कमेंट करके बताइएगा। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट दिस डोमिनेंस ऑफ यूएस टू एंड, बीइंग इन अ डोमिनेंट सिचुएशन। अगर उसने मेहनत से ये डोमिनेंस पाई होती ना, तो हमें कंप्लेन नहीं होता। ये एक फ्लॉ है फियाट मॉनेटरी सिस्टम का, जब से गोल्ड स्टैंडर्ड हटा, कि एक करेंसी बढ़ती चली गई। ठीक है, एक करेंसी को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिलती चली गई, क्योंकि उसने दुनिया का वीजाज इशू कर करके टैलेंट को वहां पे खींच लिया, सक कर लिया। क्योंकि टैलेंट भी वहीं खिंचता है जहां पे स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, जहां स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है। हमेशा याद रखिएगा, जिस देश की करेंसी स्ट्रांग होती है वहां टैलेंट मधुमक्खियों की तरह अट्रैक्ट होता है। यही अगर आज रिवर्स हो जाए सिचुएशन, हमारे इंडिया की करेंसी रिवर्स में चली जाए, डॉलर के सामने हम स्ट्रांग होने लग जाएं, तो मधुमक्खियों की तरह टैलेंट पूरी दुनिया का इंडिया में आ जाएगा। ये फियाट मॉनेटरी सिस्टम बना ही इस तरीके से है कि एक को राजा और दूसरे को प्रजा के रूप में बनाने के लिए ये बना है। गोल्ड स्टैंडर्ड में हर एक व्यक्ति राजा होता है। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि वो राजा के अंदर सब्र कितना है और कितना वो ध्यान से अपने डिसीजंस को लेता है। उसके हर चीज को, वो कदम को फूक फूक के जब कदम रखता है गोल्ड स्टैंडर्ड में, तो पूरी दुनिया में एक समृद्धि का आलम होता है, जो कि फियाट स्टैंडर्ड में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी हर दिन हर पल बढ़ती चली जा रही है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।